भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, जिनके लिए अतीत में स्वर्गीय राम जेठमलानी ने सातेर सांप, अधिक महत्वाकांक्षी, रोग से ग्रसित कीड़े जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है और जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि कैसे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और बड़े पद के लिए उन्होंने अपनी ही जड़ों को खोदने का प्रयास किया है। वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज बात होगी सुब्रमण्यम स्वामी के इसी तरह के कुछ कारनामों की जो बताएंगे कि स्वामी राम जेठमलानी के विशेषणों को गलत साबित नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर देश भर में चर्चा हो रही है। मामला सोशल मीडिया पर भी गरमाया हुआ है। ऐसे में स्वामी भला पीछे कैसे रह सकते थे। सुब्रमण्यम स्वामी भी इस बहस में कूद पड़े और आत्ममुग्धता से लबालब एक ट्वीट दागते हुए उन्होंने कह दिया कि चीफ इलेक्शन कमीशन को अपना इस्तीफा मोदी सरकार को सौंप देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अब तक गड़बड़ी की है जो वित्त मंत्रालय में उनके संदिग्ध कार्यकाल की निरंतरता दर्शाती है। जब 1990 में केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में मैंने शेषन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया था, मुझे उन ताकतों के बारे में पता चला था कि वो क्या चाहती हैं। जिस सुचिता की बात स्वामी आज करते देखे जाते हैं, ये वही हैं जिन्होंने जयललिता के खिलाफ तत्कालीन सीईसी टीएन शेषन का दुरुपयोग करने की भरपूर कोशिश की थी। साल 1996 में स्वामी ने जया पब्लिकेशंस मामले में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका दायर की थी। स्वामी और शेषन की दोस्ती को देखते हुए जयललिता ने तमिलनाडु उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने मांग की कि शेषन को इस पूरे मामले से दूर रखा जाए। इसके पीछे तर्क यह था कि सुब्रमण्यम स्वामी की पत्नी रोक्साना एक असंबद्ध मामले में शेषन की कानूनी सलाहकार भी थी और इस पूरे प्रकरण में यह अंदेशा लगाया गया कि शेषन पक्षपात कर सकते हैं। शेषन अक्सर कहा करते थे कि मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ। शेषन स्वामी के बेहद करीबी थे। उन्हें सीईसी बनाने में भी स्वामी की भूमिका बेहद अहम थी। लिहाजा यह कहा जा सकता है कि वे तत्कालीन कानून मंत्री स्वामी के बेहद वफादार थे। आज जब स्वामी वर्तमान सीईसी को लेकर ट्विटर के जरिए सवालिया निशान लगाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें अपने समय को याद कर लेना चाहिए। स्वामी अब पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से इतर उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतरे हैं और कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वित्त मंत्रालय में उनका कार्यकाल संदिग्ध था। हालांकि वित्त मंत्रालय के प्रति प्रेम और वित्त मंत्रालय का ना मिलना और फिर उस पर तमाम प्रोपेगेंडा रचना, बयानबाजी करना, धमकियां देना, यह सब हम पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जब 1996 में शेषन का कार्यकाल समाप्त हुआ तो उनकी भी इच्छा स्वामी की तरह राष्ट्रपति बनने की थी। उन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ा लेकिन जीते नहीं। फिर लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़े, यहाँ भी निराशा हाथ लगी। आज जब स्वामी सीईसी पर उंगली उठाते हैं तो उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि उनके कार्यकाल में तत्कालीन सीईसी की नियुक्ति कैसे हुई थी, प्रक्रिया क्या थी, क्या उन्होंने विधायिका और कार्यपालिका का दायरा नहीं लांघा था, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि तत्कालीन केंद्र सरकार को 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त क्यों करने पड़े। बहरहाल सुब्रमण्यम स्वामी अब न तो राज्यसभा सांसद हैं और न ही पार्टी में उनका कोई खास महत्व। शायद इसीलिए अब वे टेलीविजन चैनलों की डिबेट में भी दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि अपनी प्रासंगिकता खोने के लिए भी वे सारा दोष अब भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी के सिर पर मढ़ दे रहे हैं। स्वामी ने 11 मार्च 2023 को एक ट्वीट कर कहा कि यह महत्वपूर्ण बात है कि आधे घंटे के लिए मेरा साक्षात्कार रूसी टेलीविजन चैनल आरटी ने लिया है, लेकिन मोदी के पीएमओ ने देसी अंग्रेजी भाषी टीवी स्टेशनों को 3 मिनट के लिए साक्षात्कार के लिए भी धमकी दी है और इस तरह से हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि स्वामी ने अभी तक इस बात का कहीं कोई सबूत पेश नहीं किया और न ही वे अभिव्यक्ति की उनकी स्वतंत्रता पर अतिक्रमण को लेकर अदालत पहुंचे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वे पूरी तरह से एक्टिव हैं। इस तरह से बोलने की अपनी आज़ादी का इस्तेमाल वो यह बताने के लिए करते रहते हैं कि भारत में बोलने की आज़ादी नहीं रही। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी घंटे घंटे भर संसद में बोलकर बाहर जाकर यह कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। शायद यह स्वामी और राजीव की गाढ़ी मित्रता का परिणाम है कि वे एक बिंदु पर राहुल गांधी के साथ खुद को पहचान सकते हैं। स्वामी अपनी सुरक्षा को लेकर तरह तरह की बातें करते रहते हैं। पिछले साल जब तमाम दलों से अनुरोध करने के बाद भी राज्यसभा की उनकी सदस्यता नहीं बढ़ी, जब से सरकारी बंगले से निकलकर उन्हें अपने व्यक्तिगत घर में रहना पड़ रहा है, अपनी सुरक्षा को लेकर उन्होंने तरह तरह की अफवाहें उड़ाना भी शुरू कर दिया। 27 अक्टूबर 2022 को उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि मैंने अपने घर का सामान निजामुद्दीन स्थित अपने घर में शिफ्ट कर लिया है, लेकिन सरकार मेरी सुरक्षा मेरे निजी आवास पर ट्रांसफ़र करने में विफल रही। इसके बाद की कुंठा आप उनके ट्वीट में देख सकते हैं। घर छीनने के कारण बौखलाए डॉक्टर स्वामी 28 अक्टूबर 2022 को एक और ट्वीट कर पीएम मोदी की तुलना हिटलर से करते हैं और उनके अंत की कामना करते हुए नजर आते हैं। स्वामी कैसे रंग बदलते हैं और विक्टिम कार्ड खेलते हैं, इसका एक उदाहरण 31 अक्टूबर 2022 का एक और ट्वीट, जिसमें वे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मोदी और साहब मुझ पर हरेन पांड्या की योजना नहीं बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मुझे अपने दोस्तों को सचेत करना पड़ सकता है। स्वामी अब धमकी देते हुए कहते हैं कि जितना अच्छा मुझे मिलता है मैं उतना ही अच्छा वापस देता हूँ।
और इन दोनों ने आरएसएस में सर्वोच्च सत्ता में बैठे लोगों को भी झांसा दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा भी था कि सुब्रमण्यम स्वामी की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां इस बात से संतुष्ट हैं कि पूर्व राज्यसभा सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। सुब्रमण्यम स्वामी न केवल देश में बल्कि विदेश में भी जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर न्यू पिनोसे जैसी टिप्पणियां की जाती हैं तब सरेआम मजाक उड़ाते हुए देखे जा सकते हैं। पीएम मोदी या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपमानित करने के लिए वे भारत विरोधी शक्तियों तक का भी समर्थन करने से गुरेज नहीं करते। जिस इल्हान ओमर की भारत के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को लेकर स्वामी अट्टहास करते देखे जा सकते हैं, वही ओमर कश्मीर पर भारत के कब्जे की बात सरेआम करती हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी कितने संवेदनशील हैं यह उनके नवंबर 2021 में दिए गए एक बयान से समझा जा सकता है, जब वे कहते हैं कि साल 2003 में जब उन्होंने अमेरिका में रहने वाले कश्मीर एक्टिविस्ट गुलाम नबी फ़ई के संगठन द्वारा आयोजित कश्मीर पर एक कार्यक्रम में भाग लिया था तो वे इस बात से अनजान थे कि फ़ई एक विदेशी अंडरकवर एजेंट हैं। आप सोचिए, जिन स्वामी को लेकर यह दावा किया जाता है कि वे दुनिया भर में हर किसी के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो क्या वे यह नहीं जानते थे कि फ़ई आईएसएस का एजेंट था। यह बात और है कि कश्मीर को लेकर फ़ई के दृष्टिकोण से साधारण भारतीय भी परिचित है। आज जब स्वामी कश्मीर को लेकर चिंतित दिखने का प्रयास करते हैं तो उन्हें इस बात का भी स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि जिस फ़ई और उसके संगठन ने कश्मीर में न केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया बल्कि वैश्विक मंचों पर भी कश्मीर की आड़ में भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, वे फ़ई के संगठन से जुड़े कार्यक्रमों का हिस्सा क्यों बन रहे थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ की मृत्यु पर भी स्वामी का दर्द देखने को मिला। उन्होंने दुखी होकर ट्वीट किया कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ का निधन मेरे जैसे उन लोगों के लिए दुखद है जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे। स्वामी का ट्वीट तो यही दर्शाता है कि भले ही मुशर्रफ कारगिल युद्ध का दोषी था, भले ही हजारों भारतीय सैनिक बलिदान हो गए, लेकिन फिर भी स्वामी के लिए मुशर्रफ शांति दूत हैं। हालांकि सवाल करने पर स्वामी यह कह देते हैं कि महाभारत पढ़िए। युद्ध के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे के दाह संस्कार में गए थे। ये वही स्वामी हैं जिनकी कुंठा अपने साथी नेताओं की मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होती। स्वामी साल 2019 में एक ट्वीट में कुछ मृतक नेताओं, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी और अरुण जेटली हेगड़े शामिल हैं, उनके लिए कहते हैं कि कर्मविधि सभी अन्याय को समतल करती है। वाजपेयी, हेगड़े, टीडीके, एजे सभी मेरे अनुसार अनुचित रहे हैं। वे सभी मुझे पार्टी से बाहर करना चाहते थे लेकिन असफल रहे। जनता के सहयोग और उपलब्धियों के साथ मैं पहले की तरह सक्रिय हूँ। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार को गिराने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने साम दाम दंड भेद के रास्ते अपनाए, यह किसी से आज छुपा हुआ नहीं है। वाजपेयी सरकार को गिराना, पोखरण की सफलता और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हस्तक्षेप और इन सब के बीच सुब्रमण्यम स्वामी की भूमिका सवाल खड़े करती है। अटल बिहारी वाजपेयी के पूर्व सलाहकार अशोक टंडन बताते हैं कि 1996 में दिल्ली में अमेरिकी दूतावास द्वारा वाशिंगटन को कुछ डिक्लासिफाइड ईमेल भेजे गए थे। ऐसा ही एक मेल वाजपेयी और भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत फ्रैंक विस्नर के बीच बातचीत के आधार पर अमेरिकी दूतावास द्वारा तैयार किए गए नोट्स पर आधारित था, जो 1996 के चुनाव से पहले हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार बताते हैं कि वाशिंगटन को अपनी रिपोर्ट में विस्नर ने वाजपेयी को अगले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में खारिज कर दिया था, क्योंकि भाजपा के भावी प्रधानमंत्री वाजपेयी की शारीरिक भाषा से एक संकेत मिल रहा था कि वे एक परमाणु परीक्षण की ओर बढ़ेंगे। अब आप सोचिए, पोखरण का सफल परीक्षण होना और अमेरिका को मात मिलना और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का गिरना, और भारत में रहकर उसमें अहम भूमिका निभा रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी। अडानी और हिंडनबर्ग मामले को लेकर हम सभी ने देखा कि कैसे स्वामी जॉर्ज सोरोस से भी 2 कदम आगे चल रहे थे। जिस रफ्तार से स्वामी अपनी पार्टी की ही सरकार को घेरने के लिए आतुर दिखते हैं, उससे यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि स्वामी मुद्दों को लपकते हैं या फिर मुद्दे स्वामी को लपकते हैं। बहरहाल आगामी वर्ष चुनावी वर्ष है, ऐसे में स्वामी अपनी जड़ें खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसकी संभावना है, और संभावना जेठमलानी द्वारा उनके लिए दिए गए विशेषणों के सच साबित होने की भी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।